नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जुगानी। आज हम देखते हैं क्या है मणिपुर के हिंसा की असली वजह। आप जानते हैं किसी ज़माने में मणिपुर हमारा 100% लिटरेसी वाला एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा राज्य होता था, लेकिन आज वहाँ की खूबसूरती को न जाने किसकी नज़र लग गई है, जो कि आज हमें इस मुद्दे पर चर्चा करना पड़ रहा है। अगर इसे हमें 60 में आपको बोलना होता, मैं सिर्फ 2 शब्दों में कर देता। हिंसा की असली वजह वहां पर ये है। एक तो मैं आपको बताता कि 6 अगस्त 2022 को वहां पे लोग स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि जिसमें वहां के जो संरक्षित वन क्षेत्र हैं वहां पर रहने वाले ट्राइब्स को निकालने के लिए गवर्नमेंट ने आदेश दे दिया है कि वो अनाधिकारिक रूप से वहां पे रह रहे हैं, जो कि अवैध कब्जा कर रखे हैं। उन्हें बाहर निकालना जाना चाहिए जिससे कि वनीय क्षेत्र का संरक्षण हो सके। दूसरा, 27 मार्च को मणिपुर हाईकोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था कि जो वहां का मिताई बाहुल्य साम्राज्य है, एरिया है, जो उनका मिताई बाहुल्य समाज है, उसको ट्राइब की कम्युनिटी में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा जाए सेंटर को, और इसको लेकर के हंगामा हुआ है। लेकिन आज हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिर में इस राज्य की समस्याएं कहाँ पे हैं, क्योंकि जब हमने इसको स्टडी किया तो हमने पाया कि ये आज से नहीं है, ये सिंस इंडिपेंडेंस ये इशूज चले आ रहे हैं। तो आज इस इशू पर चर्चा करना बनता है। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि मणिपुर जो है, इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो एक तो है नागालैंड, दूसरा है असम, तीसरा है मिजोरम, और एक साइड से म्यांमार पड़ जाता है, जो इसका इंटरनेशनल भारत देश का बॉर्डर है, और इसकी टेरिटोरी को टच करता हुआ म्यांमार भी पड़ जाता है। ठीक है साहब। अभी इसके बाद में हम चलते हैं मणिपुर के थोड़े से हिस्ट्री पर। मणिपुर आजादी से पहले एक राजा का राज था। आप सबको पता है कि तकरीबन 550 प्रिंस रूलिंग स्टेट में हमारा देश बटा हुआ था, और उसको यूनाइट करके फिर उसके बाद में भारत देश का निर्माण हुआ है। तो यह भी एक राजा का राज्य था। ठीक है। उसके बाद में इनको एक ऑप्शन दिया गया 1947 में कि भाई या तो आप पाक की टेरिटोरी, पाक जो आपका उस समय का ईस्टर्न पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश है, या तो आप उसमें शामिल हो जाएं, नहीं तो आप इंडियन टेरिटोरी में इंडियन गवर्नमेंट की अधीनता स्वीकार कर लें, या आप इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में भी आप रह सकते हैं। लेकिन आफ्टर 1947 वहां का जो राजा था उसने क्या किया, एक जनरल इलेक्शन करवा दिया। जनरल इलेक्शन करवाने के बाद में उसने बहुमत से उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट अपना घोषित कर दिया। लेकिन ऐसा भारत के भूभाग में रह करके ऐसा हो नहीं सकता था। तो 1949 में ये हुआ कि वो एक पार्ट बन गया इंडिया का। बट आवाजें ये उठी कि ये जबरदस्ती इंडिया में मिलाया गया है, और विद्रोह उसी समय से 1949 से ही शुरू हो गया, और तकरीबन 10 से 11 साल के बाद में 1958 में ही वहां पे अफ्स्पा लगा दिया गया, जो कि आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वहां पे लगा दिया गया, जो आर्मड फोर्सेस को स्पेशल पावर देता है। वो किसी को भी डिटेन कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वहां के पीपुल्स का वो ड्रॉप हो जाता है, और वहां पे एक प्रकार का मिलिट्री रूल शुरू हो जाता है। वो आपकी जानकारी के लिए बता दूं 1958 में ही लग गया था। ठीक है साहब। उसके बाद में कंटिन्यूअस उनका संघर्ष चलता रहा, हमारी गवर्नमेंट प्रयास करती रही। फाइनली 14 साल के बाद में 1972 में जाकर के वो हमारे देश का एक स्टेट बना। ठीक है साहब। लेकिन फिर भी
विद्रोह वहां का कम नहीं हुआ, विद्रोह फिर भी मणिपुर का चलता रहा है, विद्रोह मणिपुर का चलता रहा है। 8 साल के कई सारे वहां पर गुट हो गए, उन्होंने हथियार उठा लिए, और इसका सबसे मेन रीजन रहा कि जो उसका इंटरनेशनल बॉर्डर बर्मा से, म्यांमार से उसका स्टेट लगता है, तो वहां पे वो क्राइम करते थे, विद्रोह करते थे, अटैक करते थे, और उसके बाद में म्यांमार की तरफ भाग जाते थे। उसके बाद में कुछ स्टेट्स में, कुछ पार्ट्स में, स्टेट में नहीं कुछ पार्ट्स में, जो ये AFSPA लगा था, आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, वो 1980 में पूरे के पूरे स्टेट में लगा दिया गया, मणिपुर में। ठीक है साहब। वहां पे 3 जो मेन उनकी प्रजातियां हैं, एक तो नागा, दूसरा कुकी, और तीसरा मिताई। मिताई समूह जो है ना, वो उनकी जो बैली है, वो बैली का एक बहुत ही वहां का एक बाहुल्य प्रजाति है मिताई प्रजाति, और मिताई प्रजाति एक हिंदू समाज से आती है। तो वो वहां पे अपना दावा ये पेश करती है कि यहाँ पे हमारा जो कल्चर है, हमारी जो विरासत है, उसको बचाने के लिए हमें आप ट्राइब EST के कैटेगरी में हमें रखें। वहां पर सबसे बड़ी लड़ाई क्या चल रही है, मिताई, नागा, कुकी और जो छोटी छोटी प्रजातियां हैं, जिनको हम कबीले की प्रजाति एक प्रकार से आसानी में समझने के लिए बोल सकते हैं, उनके छोटे छोटे गुट उन्होंने हथियार उठा लिए, अपने अपने नक्सल समूह बना लिए। नक्सल ही उनको बोल पाएंगे, क्योंकि टेररिस्ट इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि वो हमारे ही देश के रहने वाले हैं, हमारे ही नागरिक हैं। ठीक है। तो मेन जो है नागा और कुकी और मिताई के बीच में जो एक बैली की पॉपुलेशन है, जो कि मेजॉरिटी में वहां पे रह रही है, प्लस जो हिल एरिया में रह रहे हैं, हिल एरिया में उनकी संख्या कम है, बट उनका एरिया भूभाग ज्यादा है। लेकिन मिताई समूह वहां पे अपना बाहुल्य कायम करना चाहती है कि यहाँ की रूलिंग, यहाँ की कमांड एंड कंट्रोल हमारे पास होनी चाहिए, गवर्नेंस हमारे पास होनी चाहिए। जबकि मणिपुर की 60 सीटों में से 40 सीटों में मिताई समूह का ही कब्जा है। आज के टाइम पर भी आप उसको देख सकते हैं, 20 असेंबली सीटों पर ही केवल बाकियों का कब्जा है। तो जब मिताई समूह को 27 मार्च को वर्डिक्ट दे दिया EST में शामिल करने के लिए, तब जाकर के ये विरोधाभास और ज्यादा जोरों से शुरू हो गया। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपने देखा होगा चानू शर्मिला, वहां की एक 16 साल की बच्ची थी, उसने तकरीबन 16 से 18 साल विरोध किया, किसका, आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को वहां पे हटाने के लिए, कि भैया हटाइए, हम इंडिया के एक स्टेट हैं, हम एक पीसफुल स्टेट बनना चाहते हैं, आप इसको हटाइए। 16 से 18 साल फास्ट के बाद में तब जाकर के वहां से AFSPA को हटाने का प्रोविजन वाजपेयी सरकार ने पास किया था। ओके था। अभी हम चर्चा इस बात की कर लेते हैं कि आखिर में इसका सोल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट आखिर में कर क्या रही है। ठीक है साहब। तो अभी हम इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि मणिपुर का जो सोल्यूशन है वो क्या है। ठीक है ना, और गवर्नमेंट उसको कर क्या रही है। तो पहला प्रयास, ठीक है ना, पहला प्रयास या तो वहां पे आर्मी रूल लगा दिया जाए। ठीक है, आर्मी रूल लगा दिया जाए पहला। तो अगर आर्मी रूल लगा दिया जाता है तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब डेमोक्रेसी में जनता की जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं एक डिक्टेटरशिप आर्मी रूल में आ जाएगा। उनको वहां की जनता को अपनी बात मनवाने के लिए फौजी तरीका अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिहाज से शोभा नहीं देता है। तो फाइनली सोल्यूशन ये नहीं है, हाँ टेम्परेरी बेस पर जरूर लगाया जा सकता है। दूसरा, या तो डिप्लोमेसी के लिहाज से, डिप्लोमेसी के लिहाज से गवर्नमेंट इसको सॉल्व करे, जो कि गवर्नमेंट बातचीत करके सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। ठीक है ना। अब तीसरा या तो वहां पर गुड गवर्नेंस स्थापित किया जाए, गुड गवर्नेंस या तो वहां पे स्थापित करी जाए। अब गुड गवर्नेंस तभी हो सकती है जब वहां पर पीस हो, सरकार के नुमाइंदे और वहां के जो
प्रजातियां हैं जो विरोध कर रही हैं, उनके लीडर्स आपस में बैठ करके बात करें, तब जा करके ये बात हो पाएगी कैसे करके वहां पे गवर्न किया जाए, गुड गवर्नेंस दिया जाए। चौथा मेरे हिसाब से जो सबसे सटीक तरीका है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डेवलप किया जाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से क्या होगा कि जो आज विरोध कर रहे हैं कि हम हिल में हैं, हमें सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जो वैली के लोग हैं उन्हें ही मिल पा रही हैं, तो एक प्रकार से ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद में काफी हद तक ये विद्रोह को दबाया जा सकता है। जैसे अभी आप JNK का इश्यू ले लो, तो JNK को क्या किया गवर्नमेंट ने, हालांकि यहाँ पे JNK लाना ठीक नहीं, बट एग्जाम्पल इसलिए देना है कि वहां पे गवर्नमेंट ने जो है सराहनीय काम किया है। अब JNK को उन्होंने क्या किया, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, दूसरा लद्दाख के पोर्शन को एक टेरिटरी बना दिया। ठीक है साहब, लद्दाख के पोर्शन को एक टेरिटरी बना दिया। ठीक है दोस्तों, अब लद्दाख वाले आज के टाइम पर बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से वहां की पॉपुलेशन इतनी खुश है कि आप पूछिए मत। वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से भी ज्यादा खुश है। जम्मू रीजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट कश्मीर से लोगों से कहीं ज्यादा खुश लद्दाख वाले हैं कि उनका एक सांसद है जो जाकर के संसद में उनकी बातों को उठाता है और उनके लिए स्पेशल बजट आ रहा है, उनके यहाँ पर काफी ग्रोथ हो रहा है। तो इस भांति अगर कोई गवर्नमेंट कदम उठाती है तो दैट बी मच बेटर, वो मच बेटर हो सकता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप वहां पर करा जाए तो। दूसरा, आप जान रहे हैं, जैसा कि मैप भी मैं इंक्लोज कर रहा हूं, तो वहां पे क्या है, बॉर्डर मैनेजमेंट जो है ना, पचवा क्या है, बॉर्डर मैनेजमेंट वहां पे बहुत जरूरी है। म्यांमार का क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर लग जाता है, वहां पर ओपन एरिया है। अब ओपन एरिया है वहां पे, तो बॉर्डर मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है कि वहां के लोग क्राइम करके या विद्रोह करके या मारकाट मचा करके म्यांमार में भाग जाते हैं। म्यांमार में भाग जाते हैं तो वो अलग कंट्री है और उस पर थोड़ा सा उसको रिजॉल्व करने में सिक्योरिटी फोर्सेस को दिक्कत आ रही है। तो बॉर्डर को भी अपने सुदृढ़ करना वहां पे बहुत जरूरी है। दूसरा, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। आर्मी डिप्लॉयमेंट इज नॉट ए सोल्यूशन, बट पुलिस मैनेजमेंट इज ए बेटर सोल्यूशन। पुलिस वहां की लोकल होती है, स्टेट की होती है, उतना ज्यादा विद्रोह नहीं होता, उतना ज्यादा लोगों में उनके प्रति एक टाइप का अंदर से जो बोलते हैं ना, जलन मान लो, ईर्ष्या मान लो, या मतलब बैड फीलिंग मान लो, वो पुलिस की प्रति उतनी नहीं होगी अगर बेटर पुलिसमेंट मैनेज कर दिया जाए तो। ठीक है ना, ये हो गया छठा आपका। सातवां सॉल्यूशन जो है, ये भी द बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर जैसे मान लिया आज के टाइम पर वहां पे डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार समझ रहे हैं, डबल इंजन की सरकार मतलब केंद्र की भी सरकार बीजेपी की है एंड स्टेट की भी सरकार क्या है, बीजेपी अलाइड है। ठीक है ना, बीजेपी अलाइड है। तो अब अगर ये सरकार लोगों से जुड़ती है और उनकी समस्या को उनको लगता है कि हाँ हमारी समस्या, हमारी बात सुनी जा रही है निष्पक्ष रूप से और हमारी बात को वैल्यू दी जा रही है, हमारे कल्चर्स की रक्षा किया जा रहा है, मेन क्या है वो भी अपने कल्चर्स को लेकर के, कल्चर्स के संरक्षण को लेकर के लड़ रहे हैं जो कि वहाँ के माइनॉरिटीज हैं, और दूसरे जो वहाँ के मिदाई समूह हैं, ठीक है ना, मेजॉरिटी में है, वो भी अपने कल्चर को लेकर के कि भाई हमारे कल्चर की रक्षा हो, वो भी इसी चीज को लेकर के लड़ रहे हैं। तो अब अगर इनको ये लग जाता है कि सरकार लोगों से जुड़ रही है, ठीक है ना, सरकार लोगों से जुड़ रही है, तो विद्रोह दब सकता है, लोगों की भावनाएं जो भड़क रही हैं वो एक नेशनल भावना क्रिएट किया जा सकती है। वो आपको मणिपुर का इशू डिटेल से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।